हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके प्रीवियस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सब उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। हमें 5 संख्याएं ऐसा उसमें डालना है कि जो हमें एक से समांतर श्रेणी, एक अनुक्रम श्रेणी बनाना है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। 2 संख्याएं तो हमें दी गई हैं, एक 5 और 26 है, लेकिन इसके बीच में हमें 5 संख्याएं और लेना है। तो हम मानते हैं कि वो संख्याएं A2, A3, मतलब इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि पहली जो हमारी संख्या है वो हम मानते हैं 5 है। शुरुआत में ही कहा गया है 5 और 26 के बीच में, तो पहली संख्या हम यहाँ पे 5 लेते हैं। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या A2 हो जाएगी। आगे हम करें तो A3, A4, A5, A6। अब देखिए यहीं तक हमें लेना है। क्यों? क्योंकि बोला है 5 संख्याएं लेना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 संख्याएं हैं जो इनके बीच में हमें डालना है, मतलब लेना है। अगली जो हमारी यहाँ पे देखिए 5 और 26 के बीच में, ये देखिए 5 और 26 के बीच में ये 5 संख्याएं हैं जो हमें यहाँ पे डालना है, लेना है। अब इनका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये खुद बोला है कि समांतर श्रेणी बनाना है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो A1 की वैल्यू है, मतलब हम बात करें A की जो वैल्यू है वो कितना है? आप कहेंगे A की वैल्यू तो 5 है, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात कहें अगर हम कि A7 की वैल्यू आपको दी गई है 26। आप बोल सकते हैं 7 मतलब 7वां पद है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे कैसे ले रहे हैं। ये 7 का जो मतलब है वो क्या होता है? 7वां पद होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7वां, अर्थात A7 का मान आपको दिया गया है, ठीक है। तो A7 मतलब आपको पता है nवां पद कैसे ज्ञात करते थे हम? A + n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। तो A7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A + n-1 मतलब 7 - 1 इंटू डी बराबर यहाँ पे करना है 26, मतलब 26 है। अब आप सोचेंगे ये आया कहाँ से? जैसे हम कहें आपसे कि nवां पद आप निकालते थे तो आप लिखते थे A + n-1 इंटू डी, इस तरीके से आप लिखते थे। तो यहाँ पे n के जगह पे हमारा क्या है? 7 है। तो यहाँ पे भी n के जगह पे हम क्या रख रहे हैं? 7 रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा A + n-1 इंटू डी, मतलब 7 - 1 इंटू डी बराबर आपको 26 दिया गया है। अब देखिए हमें d का तो मान नहीं पता है, d होता क्या है? अगर हम आपसे पूछे कि d क्या होता है तो आप कहेंगे A2 - A1 होता है। A1 की वैल्यू हमें पता है, A1 का मान हमें कितना पता है? A1 का मान हमें पता है 5। तो ये d का जो मान हुआ वो कितना हो गया? A2 - 5। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा यहाँ पे d का मान हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम अगर वैल्यू रखें, अर्थात a की वैल्यू, मतलब a जो है यहाँ पे है वो क्या डिनोट कर रहा है? a मतलब A1 है, तो a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 7 - 1 मतलब 6d, ये किसके इक्वल है? 26 के। तो d = क्या हो जाएगा यहाँ पे? 26 - 5 मतलब 21/6 है। तो d का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ 7/2। ये हमें यहाँ पे क्या मिल गया? ये हमें मिल गया d की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? यहाँ पे d का मान आ गया। आप यहाँ पे अब हमें क्या ज्ञात करना है? इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, समझ लीजिए। यहाँ पे हमें d की वैल्यू मिल चुकी है 7/2। हमें A2 की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। या आप इस तरीके से कहें अगर कि A2 का मान यहाँ हमें निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? d का मान आपको पता है, A2 - 5 है ये, तो -5 को अगर इधर लाएंगे तो d + 5 बराबर हो जाएगा A2, ठीक है। अब d की वैल्यू आपको पता है, कितना है d की वैल्यू? 7/2 है। तो यहाँ पे रखते हैं 7/2 + 5 बराबर A2। यहाँ से हमें A2 की वैल्यू ज्ञात हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.5 लिख सकते हैं। 3.5 + 5 ये हो जाएगा 8.5। तो A2 का मान जो हमें मिला वो कितना मिला? 8.5। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा निकल के आया A2 की वैल्यू। ऐसे ही हम A3 भी निकाल सकते हैं। अब आप सोचें कि हम A3 कैसे निकालेंगे?
आपको पता है A3 मतलब क्या होता है, A2 प्लस डी, मतलब A2 में हम डी जोड़ दें तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, A3 निकल जाएगा। तो A3 बराबर हम लिख सकते हैं A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू हमें पता है, अभी हम ज्ञात किए हैं, और D का मान हम सीधे यहाँ पे लिखते हैं 3.5, क्योंकि 7/2 को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3.5। तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। ये हमें मिला किसकी वैल्यू, A3 की वैल्यू। ऐसे ही हम A4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A4 इक्वल टू A3 प्लस डी हो जाएगा। A3 का मान हमें पता है 12 और D की वैल्यू पता है 3.5, तो यहाँ पे हो जाएगी 15.5। ये हो गया A4 की वैल्यू। A5 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, A5 के लिए A4 प्लस डी, A4 में आप D को ऐड करेंगे तो A5 की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे क्या है 15.5 प्लस 3.5, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 19। अर्थात हम सीधे बोलें कि A5 की वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त हो गई। अब हमें क्या निकालना है, A6 की वैल्यू। तो A6 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू हमें पता है, D का मान पता है 3.5, तो यहाँ पे निकल जाएगा A6 की वैल्यू 22.5। ये हमारा क्या आ जाएगा, A6 की वैल्यू। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले हमें अगर कोई भी वैल्यू ज्ञात करनी है, चाहे वो A2 हो, A3 हो, A4 हो, A5 हो, तो उसके लिए हमें D का मान ज्ञात होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम D की वैल्यू ज्ञात करेंगे। D का मान जब हमें यहाँ पे पता चल जाएगा तो आपको पता है कि ये अगर A1 है तो A1 में अगर हम D जोड़ते हैं तो A2 की वैल्यू निकलती है। A2 में अगर हम D जोड़ें तो A3 की वैल्यू पता चल जाएगी। A3 में अगर D जोड़ दें तो A4 की वैल्यू। तो ऐसे अगर हमें A2 का मान सबसे पहले निकालना हो तो A1 में हम क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे। तो A1 हमें पता था, उसमें हम क्या जोड़े, A1 की वैल्यू पता था 5, D को जोड़ेंगे तो ये A2 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकल के आ गई। ऐसे अगर हमें A3 की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो A2 प्लस D करेंगे तो A2 की वैल्यू हमें पता है, फिर D का मान हम यहाँ पे ज्ञात किए हैं 3.5 रखने से हमें A3 की वैल्यू निकल के आई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मान ज्ञात करते हैं। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो पांचों मतलब वैल्यू क्या है जो एक समानता श्रेणी का निर्माण है। तो यहाँ पे आप समानता श्रेणी लिख भी सकते हैं किस प्रकार से। पहला हमारा 5 हो गया, पहला आपको दिया ही गया है। दूसरा जो इसके बीच में आया है A2 की वैल्यू कितना है 8.5। तीसरा हमारा आया है 12। चौथा हमारा यहाँ पे आया है 15.5 और पाँचवा हमारा 19 और छठवा हमारी वैल्यू क्या आई है 6/22.5 और लास्ट में 26 है। तो इस तरीके से एक हमारा यहाँ पे क्या बना, समांतर श्रेणी। आप चेक भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी सही है कि नहीं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी में जो डिफरेंस होता है, जो D की वैल्यू होती है वो सेम होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 और 8.5 में कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 3.5 की वैल्यू। देखिए यहाँ पे 8.5 में से 5 निकालेंगे तो ये 3.5 आएगा। ऐसे ही आप 8.5 में से 12 निकालेंगे, मतलब 12 में से 8.5 जाएगा तो 3.5 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी 3.5 आएगा। इन सभी के बीच में 3.5, 3.5 मतलब सेम वैल्यू डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा क्या एक सही है, एक सही समांतर श्रेणी है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि यदि a के पावर n प्लस b के पावर n अपान a के पावर n-1 प्लस b के पावर n-1 a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे n की वैल्यू ज्ञात करनी है और बोला गया है कि a और b के बीच में एक समांतर माध्य जिसका मान आपको दिया a के पावर n प्लस b के पावर n अपान a के पावर n-1 प्लस b के पावर n-1। तो हम लिखते हैं कि माना यक्ष है कोई a तथा b के मध्य एक समांतर माध्य है। सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे कि जो हमारा यक्ष है, कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं कि माना यक्ष a तथा b के बीच, a तथा b के मध्य समांतर माध्य है, कि मध्य समांतर माध्य है। तो आप उसे किस प्रकार से लिखेंगे, आप लिखेंगे a कॉमा यक्ष, क्योंकि इनके बीच में है तो a कामा यक्ष कामा b। ये हमारा क्या है एक समांतर माध्य, मतलब ये एक श्रेणी भी है, a यक्ष b, ये हमारा क्या एक श्रेणी है। तो आप इसे लिख सकती हैं, ये एक श्रेणी भी है
ए एक्स बी। तो यहाँ पे सी डी अगर है हम कहें तो आपको पता है जो इनके बीच में डिफरेंस होगा, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस अर्थात देखिए यहाँ पे हम x माइनस ए, जो इनका डिफरेंस जो वैल्यू आपको आएगी वो किसके इक्वल होगी, b माइनस यक्स के। दोनों सेम, क्योंकि इनका जो डिफरेंस होगा, अगर ये समांतर श्रेणी हैं, अगर हम कहें कि a कामा यक्स कामा b एक समांतर श्रेणी हैं, तो इन समांतर श्रेणी में आपको क्या पता है कि जो डिफरेंस होता है वो समान होता है, मतलब बराबर होता है। जैसे हम आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाए थे इस वाले क्वेश्चन में 8.5 आया था, तो 3.5 दोनों सब में सेम आ रहा था। तो वैसे यहाँ पे आप देखिए इनके बीच में जो डिफरेंस ये निकल के आएगा वो समान होगा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं यक्स माइनस ए की जो वैल्यू आएगी निकल के वो इक्वल होगी बी माइनस एक्स के, जो भी मान आए। हमें ये नहीं पता कि इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, बस हम ये कह रहे हैं कि जो अगर ये समांतर श्रेणी है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, बस हम ये कर रहे हैं। तो आप इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस ए, क्योंकि ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू बी प्लस ए। तो यक्स बराबर आप लिख सकते हैं बी प्लस ए बाई 2। ये हमें यक्स का मान मिल गया। हम यहाँ पे यक्स लिए क्या है, यक्स हम एक वैल्यू माने हैं कि जो इनके मध्य बीच में उपस्थित है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि a के पावर n प्लस बी के पावर n अपान a के पावर n माइनस वन प्लस बी के पावर n माइनस वन ए तथा b के मध्य समांतर माध्य हैं। ए और बी के मध्य में आपको बोला है कि ये क्या है, समांतर माध्य है। अर्थात देखा जाए वही चीज़ हम भी यहाँ पे किए हैं, हम वैल्यू यक्स मान हैं। कहने का मतलब है ये जो वैल्यू टोटल यहाँ पे दिया गया है इसके जगह पे हम क्या लिए हैं, यक्स लिए हैं, कि यक्स हमारा क्या है, ए और बी के मध्य में एक समांतर माध्य है। और क्वेश्चन में बोला है कि ये जो वैल्यू आपको दी गई है यह है ए और बी के मध्य समांतर माध्य है। हम यहाँ पे क्या लिए हैं कि यक्स जो हमारा है वो ए और बी के मध्य समांतर माध्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यक्स है वो इक्वल है इसके, क्योंकि क्वेश्चन में भी वही बोला गया है। हम इसको थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ पे माने हैं यक्स। तो आप लिख सकते हैं यक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यक्स की जगह पे आप लिख सकते हैं ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपान ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स की जगह पे हम यहाँ पे रख रहे हैं ए के पावर n प्लस बी के पावर n अपान ए के पावर n माइनस वन प्लस बी के पावर n माइनस वन। ये किसकी इक्वल हो जाएगा, यक्स बराबर को मिला कितना है यहाँ पे बी प्लस ए बाई 2। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ए के पावर n प्लस 2 बी के पावर n, ये इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा ए के पावर n माइनस वन प्लस बी के पावर n माइनस वन। तो आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा बी ए के पावर n माइनस वन प्लस बी के पावर n माइनस वन प्लस ए के पावर n माइनस वन प्लस ए बी के पावर n माइनस वन। ये 2 के पावर n प्लस 2b के पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ पता है क्या कि आधार जब समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे इनके आधार समान नहीं, आधार मतलब जो बेस होता है इनका, यहाँ पे देखिए दोनों सेम है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं b भी यहाँ पे सेम है तो b के पावर 1 है और n माइनस वन जब जोड़ेंगे तो ये माइनस वन प्लस वन से कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा b के पावर n। बस आप इतना जानिए कि आधार समान होते हैं तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। इसकी घातें यहाँ पे n माइनस वन है और b के पावर 1 होता है, आपको पता ही है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ n बचेगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी घातें समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे a के पावर n हो जाएगा प्लस a b के पावर n माइनस वन। यहाँ पे हमारा क्या है 2 के पावर n प्लस 2b के पावर n। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2a की पावर n, यहाँ पे a की पावर n है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ a की पावर n बचेगा। ऐसे यहाँ पे 2b के पावर n है, यहाँ पे b के पावर n है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे बचेगा b के पावर n। और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा है b a के पावर n माइनस वन प्लस a b के पावर n माइनस वन। बस यहाँ पे इतना बचा है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को एक साइड मतलब यहाँ पे इस तरीक़े से इधर हम इधर लेकर आते हैं, a के पावर n माइनस बी ए के पावर n माइनस वन, इसके इक्वल कर देते हैं a b के पावर n माइनस वन माइनस b के पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉमन लें, यहाँ पे हम कॉमन क्या लेते हैं, a के पावर n कॉमन लेते हैं,
ए के पावर n माइनस वन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए के पावर n माइनस वन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ए के पावर n तो निकल जाएगा, लेकिन ए मतलब यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बी। इस तरीके से देखिए यहाँ पे जब आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के पावर n माइनस वन इंटू ए में तो ए के पावर n मिलेगा। अर्थात हम कहें कि अगर इन दोनों में से हम ए के पावर n माइनस वन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ए बचा, क्योंकि n माइनस वन कॉमन लेंगे, यहाँ सिर्फ n था तो एक यहाँ पे ए बचा है। और यहाँ से हम ए के पावर n माइनस वन कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा माइनस बी। ये इक्वल हो जाएगा किसके, वही यहाँ पे भी करते हैं, b के पावर क्या करते हैं n माइनस वन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस बी, a माइनस यहाँ पे b। देखिए a माइनस बी इधर भी है, a माइनस इधर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ a के पावर n माइनस वन ये इक्वल हो गया b के पावर n माइनस वन के। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं a अपान b के पावर n माइनस वन। यहाँ पे देखिए ये इंटू में है वन के तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा वन के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन को हम लिख सकते हैं ए अपान बी के पावर n माइनस वन इक्वल टू वन, ये था हमारा। तो यहाँ पे वन को हम क्या करते हैं इस तरीके से अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए अपान बी के पावर ज़ीरो, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी अंक के पावर अगर ज़ीरो होता है तो उसकी वैल्यू वन होती है, चाहे जो भी अंक हो, इससे मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर पावर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है। तो वन के जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ए अपॉन बी यहाँ पे है तो ए अपॉन बी यहाँ पे भी लाना होगा, क्योंकि जब आधार अगर समान होंगे तभी घात को हम बराबर कर सकते हैं। ये आप क्लास 10th में ही आपको पता चला गया, मतलब पढ़े होंगे, इस चीज़ आपको पता होगा कि जब आधार इसके क्या होते हैं समान होते हैं तो घात को हम क्या करते हैं बराबर कर सकते हैं। तो इसलिए हम वन के जगह पे क्या करना है ए अपान बी के पावर ज़ीरो, इसकी भी वैल्यू वन ही होती है। तो यहाँ पे कुछ हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बस इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं ए के जगह पे वन अपान बी के पावर ज़ीरो करेंगे तो वैल्यू वन ही आएगी। तो यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए ए अपान बी दोनों आधार समान है यहाँ पे, तो जो पावर जो इसकी घात होती हैं वो इक्वल हो जाते हैं, अर्थात n माइनस वन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो n की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो एक आ रही है। कितना आ रहा है n का मान हमें यहाँ पे मिल रहा है एक आ रहा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे कितना आएगा n का मान हमारा यहाँ पे आ जाएगा a। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि n का मान है तो n का मान हमारे यहाँ पे क्या जाएगा एक। हम कुछ नहीं किए हैं, बस देखिए सबसे पहले हमारा दिया गया था क्वेश्चन में कि ये जो आपको दिया गया है वो a तथा b के मध्य समांतर माध्य है, तो n का मान पूछा गया था। तो हम मानते हैं इस चीज़ को, हम क्या मानते हैं कि माना कोई यक्ष है, इस चीज़ को हम यक्ष ले रहे हैं, ठीक है। a तथा b के मध्य एक समांतर माध्य है, तो जब समांतर माध्य है तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक श्रेणी के रूप में तैयार हो रहा है। a कॉमा x कॉमा बी एक्स क्या है, श्रेणी है। अगर ये श्रेणी है तो आपको पता है जो समांतर श्रेणी होती है उनके बीच में जो उनका डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है हर एक मतलब वैल्यू के। जैसे यहाँ पे इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा इसके बीच के डिफरेंस के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x माइनस ए जो आएगा, जो इसका डिफरेंस आएगा वो b माइनस एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्हें हम जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल रही है b प्लस ए बाई टू। अब देखिए x को हम क्या माने हैं, x तो हमारा यही है, क्योंकि यही क्वेश्चन में बोला था कि इसके मध्य मतलब जो a और b के मध्य जो अंक है वो ये है। तो हम माने हैं कि वो हमारा क्या था, x था। तो x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर n प्लस b के पावर n अपान a के पावर n माइनस वन प्लस b के पावर माइनस वन, ये हम लिख सकते हैं x के जगह पे। और ये किसके इक्वल है, b प्लस ए बाई टू के इक्वल है। अब देखिए इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, यहाँ से b प्लस ए से मल्टीप्लाई a के पावर n माइनस वन प्लस b के पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे।
तो आपको पता है यहाँ पे एक छोटी सी फार्मूला यूज हो रही है कि जब आधार समान होते हैं, दोनों के आधार मतलब जो बेस है वो समान है, तो इनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। घातें क्या है, यहाँ पे b के पावर 1 है और b के पावर n-1 है, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ n। तो b के पावर कितना बचा, n बचा। ऐसे सेम प्रोसेस इसमें भी हम करेंगे। तो यहाँ पे a के पावर n है, यहाँ पे देखिए 2a के पावर n है, तो यहाँ पे a के पावर n जब इधर आएगा तो ये 2 में से 1 हट जाएगा, तो a के पावर n बचेगा। ऐसे यहाँ 2 के b के पावर n है, तो यहाँ पे b के पावर n इधर आएगा, तो ये b की पावर n होगा, और ये चीज़ वैल्यू ऐसे हम लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, a के पावर n-1 को इधर लाते हैं, और यहाँ पे b के पावर n-1 और यहाँ पे माइनस करके b के पावर n करते हैं। तो आप आगे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम a के पावर n कॉमन लेते हैं, n-1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचा क्या, a - b। क्यों, क्योंकि जब आप अगर आपको ये लग रहा है कि ये कैसे हम कॉमन लिए हैं, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आधार सेम हो जाएगा, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे भी +1 है -1 है, कैंसिल होकर n ही आएगा, मतलब यही आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ सेम वही प्रोसेस किए हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, a/b के पावर n-1 ये इक्वल हो गया 1 के। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 1 को a/b के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर 0 रहता है, मतलब पावर उसकी 0 होती है, तो उसका मान 1 होता है। तो इसलिए हम इसके जगह पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप कंपेयर कराएंगे अर्थात दोनों आधार बराबर है, तो जो घात होती है वो बराबर हो जाएंगी। तो n-1 बराबर किसको हो जाएगा, 0 के। तो n की वैल्यू हमें कितना मिल गई, 1। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको लगता है कि कैसे यहाँ पे a और b के बीच में आसान जो एग्जाम्पल थे वो तो आप आसानी से कर सकते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि टीचर को भी पता है कि बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, लेकिन आप इसे अगर ध्यान से समझे तो बहुत ही आसान होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। सारी वैल्यू आपको दी गई रहती है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसे समझना रहता है कि कैसे हम, अगर यहाँ पर देखिए अगर आप सोचते कि 1 हो गया, अब हम इसको कैसे हल करें, तो आपको नहीं होगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के इसे हम 1 को लिख क्या सकते हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन जो भी बच्चा पढ़ेगा उसे तो पक्का समझ में नहीं आने वाला है कि क्या है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि ये देखिए आपको एनसीईआरटी जो बुक है वो गिने चुने क्वेश्चन मतलब लाता है, अर्थात जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वही क्वेश्चन बस उसमें दिया रहता है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को आप ध्यान से यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यम संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। मतलब आपको यहाँ पे संख्या दिया ही नहीं गया है, बस कहा गया है कि 1 और 31 के मध्य यम संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं ये आपको नहीं पता है, बस बोला है कि यम संख्याएं हैं रखने पर प्राप्त एक अनुक्रम एक समांतर श्रेणी में है। कहने का मतलब है कि हम अगर माने यहाँ पे कि पहली संख्या तो आपको पता है 1 है, बीच में आपको नहीं पता कितनी संख्याएं हैं, लास्ट में बोला है कि 31, इन दोनों के मध्य में यम संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, यम संख्याएं हैं। और 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है। 7वीं और m-1वीं संख्याओं का अनुपात आपको कितना दिया गया है, 5:9 दिया गया है। तो यम की वैल्यू आपसे पूछा है कि यम का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना पता है कि 1 और 31 के मध्य m संख्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम ये कहना चाहें कि ये पहली संख्या है तो जो यम होगी वो दूसरी संख्या, ये हम मानते हैं कि ये पहली संख्या है तो ये दूसरी संख्या होगी, ठीक है। और इस तरीके से आप देखिए तो 7वीं संख्या मतलब A7 इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर कहा है m-1, 7वीं एवं m-1, अर्थात 7वीं के बाद जो संख्या होगी वो आपको पता है 8वीं संख्या होगी, जो कि आपको क्या दिया गया m-1। तो m-1 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या A8 भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन में यही बोला गया और इसका रेशियो आप 5:9 यहाँ पे आप पुट कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए ये गलत आप सोचे हैं। क्यों सोचे हैं, यहाँ पे जो बोला है 7वीं अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है और 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात इतना दिया है।
तो जो सातवीं संख्या है रियल में वो सातवीं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो देखिए यहाँ से मतलब m के ये 1 और जो 1 और 31 है इसको वो काउंट ही नहीं कर रहा है, ये यम संख्याओं में से आपको बता रहा है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो इसे भी तो हम उसमें काउंट करेंगे संख्या में, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। तो इसके बाद सातवीं जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग 8वां होगा, जब इसको काउंट करेंगे तो वो इसके अकॉर्डिंग 8वां होगा। अर्थात आपको यहाँ पे समझना होगा ये जो वैल्यू होगी वो 8 होगी, ये 8 की वैल्यू यहाँ पे बात कर रहा है। फिर अगला जो आएगा वो m-1 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको भी ऐड करेंगे। तो m-1 में जब 1 को ऐड करेंगे तो ये यम हो जाएगा सी, क्योंकि -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा, यम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा रेशियो दिया गया है वो 8/am की वैल्यू आपको दी गई है, कितना है 5/9। रेशियो को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं बाई के मतलब बटे के रूप में। तो ये इस तरीके से मान आपको दिया गया है। अब a8 को हम क्या लिख सकते हैं, a + n-1, n-1 मतलब 8-1, तो 8-1 इंटू डी होता है। और ऐसे नीचे हम यहाँ पे करेंगे तो a + m-1 इंटू डी हो जाएगा। ये किसकी इक्वल है, 5/9 की। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो a + 7d अपान यहाँ पे हो जाएगा a + m-1 इंटू डी। ये किसकी इक्वल यहाँ पे है, 5/9। a की वैल्यू आपको पता है, क्यों, क्योंकि आप a वैल्यू माने हैं 1। यहाँ पे देखिए पहला पद से आप काउंट किए हैं, ये भले ही पहला पद यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ यम संख्याओं में से ये बताया है कि सातवीं और आठवीं जो मतलब इसके बाद वाली जो संख्या है उसका अनुपात ये दिया गया है यम संख्याओं में से, लेकिन हम एक से ले रहे हैं इसलिए हमारा एक यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको कितना पता चल गई, 1 पता चल गई। तो ए की जगह पे हम क्या रखते हैं, 1 यहाँ पे रखते हैं। तो जब ए की जगह पे आप 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 63d और इक्वल हो जाएगा 5 + 5md - 5d। यहाँ पे हम क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। और इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 - 5 मतलब 4। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे प्लस का 63 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 68d इक्वल हो जाएगा 5md। तो यहाँ पे आप d की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं या आप सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसे रहने दीजिए, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब देखिए आगे हमारा क्या है, आगे हमारा ये है कि ये टोटल कुल पद कितने हैं, कुल सिर्फ 2 ही पद हैं, m + 2 मतलब कुल पद जो हैं, एक यम है और एक क्या है, 1 और 2, ये दोनों और एक यम। कहने का मतलब हम आपसे पूछे कि कुल पद कितने हैं, तो आप कहेंगे कुल पद जो हैं वो हैं यम और प्लस 1 और 2 हैं। ये क्या है, ये कुल पद हैं। तो आपको पता है कुल जो पद होता है वो लास्ट के इक्वल होता है। लास्ट मतलब जो इसका ए मतलब ये जो लास्ट पद है a + am + 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 31 की। यही तो अंतिम पद है। कुल पद आपको पता है यम + 2 है, कैसे, एक यम खुद है और 1, 2 ये कुल क्या है, इसके पद हो गए। तो लास्ट पद जो am + 2 इक्वल हो जाएगा 31। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं a + m + 2 - 1 और इंटू डी किसकी इक्वल हो जाएगा, 31 की इक्वल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे देखिए a का मान क्या है, ये a का मान आपको पता है तो 1 रखते हैं। m की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं पता है तो ये m + 1 इंटू डी, ये किसके हो जाएगा, 31 की। मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 + md + d ये इक्वल हो जाएगा 31 की। तो md की वैल्यू हमें मिल के यहाँ पे निकल के आ गई 30 - d, ये किसका मान हो गया, यम डी की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू रखते हैं। रखने पर ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है। यहाँ पे एम डी की जगह पे हम क्या रखते हैं, वैल्यू आप रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे आप सीधे रख सकते हैं 4 + 68d
ये इक्वल हो जाएगा 5 ब्रैकेट में m और d की मान आपको पता है 30 माइनस d। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -5d। यहाँ पे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 73। किसके इक्वल हो जाएगा 164। d इक्वल टू मिला हमें 146/73। तो यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, मतलब 2 बार। तो d का मान हमें क्या मिला 2। d की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई, कितना आ गया यहाँ पे d का मान 2 प्राप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है। अगर हम यहाँ पे m का मान हमें ज्ञात करना है तो m का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, या आप इस वाले वैल्यू में d की जगह पे 2 रख सकते हैं या यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब d का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 68। d की जगह पे हम क्या रखना है 2। 5 इंटू m इंटू d की वैल्यू क्या है 2 है। 4 प्लस 136 ये इक्वल हो जाएगा 10m के। m की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 140/10 और ये किसके इक्वल हो जाएगा m के। तो आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो m का मान हमें मिल क्या गया 14। ये हमें मिल गया m की वैल्यू, जो कि हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि m का मान कितना है। अब क्वेश्चन को एक बार हम और यहाँ पे रिपीट करते हैं कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कई बच्चे का डाउट था कि मैम क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए हम इसको थोड़ा सा टिक में समझ के मतलब बता रहे हैं कि आसानी से उन्हें समझ में आ जाए। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि यम संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। यम कोई संख्या है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं 1 और 31 के मध्य रखने पे हमें एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। ये इसका कहने का मतलब है। कोई भी संख्या हो, यम से मतलब नहीं, हमें यहाँ पे कह रहा है कि यम कोई संख्या है और इनके बीच में मतलब ऐसे करके यम और 1 मतलब यम कामा 31 रखने पे एक हमें क्या मिल रहा है, एक श्रेणी मिल रही है, ठीक है। फिर आगे बोला है कि 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो यम की वैल्यू याद कीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि यम में से ये जो यम संख्या है उसमें से ये बोला है कि 7वीं और m-1वीं संख्याओं का अनुपात इतना है। तो जब इसको 1 से हम काउंट करेंगे तो ये यम तक जब जाएंगे ना, तो ये सातवीं संख्या तक जब जाएंगे तो 1 को काउंट करेंगे तो 1 मतलब पहला ही हो जाएगा। 7 तक चलेंगे तो ये कुल 8 हो जाएगा। तो ये 8 की वैल्यू कह रहा है यहाँ पे। और m-1 मतलब जो अगली संख्या इसकी होगी वो m-1 है, यहाँ पे दिया है, तो हमारा 1 भी को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ m बचेगा तथा am की वैल्यू आपको 5/9 दी गई है। a8 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 8-1 इंटू डी, और am को लिख सकते हैं a + m-1 इंटू डी। और ये किसके इक्वल है 5/9 के। थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा। इक्वेशन क्या है 4 + 68d = 5md। ये हम इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर आगे देखिए प्रोसेस हमारा क्या होता है, कुल पद कितने हैं। कुल पद आप देखेंगे तो एक यम है और एक और 31 दिया गया है, तो 1 और 2 और 1 यम। आप सीधे 3 नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे m जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आपको सिर्फ m दिया गया तो हमें m ही लिखते हैं। m + 2 का कुल पद, तो आपको कुल पद जो होता है उसे हम m से डिनोट करते हैं, और लास्ट पद होता है तो m + 2 होगा, इसी से हम डिनोट करते हैं ना। ये किसके इक्वल होगा 31 के, क्योंकि अंतिम संख्या के बराबर होता है। a + m + 2 मतलब am, हम आपसे कहें an बराबर क्या लिखते हैं आप a + n-1 इंटू डी, तो n की जगह पे आपको क्या रखना क्या है m + 2 - 1 इंटू डी बराबर किसके है 30 के। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिला है md = 30 - d के। हमें यहाँ पे पता है इक्वेशन 1 में md की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो यहाँ पे d का मान हमें मिल जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं md की जगह पे 30 - d रखेंगे, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे d का मान कितना मिलेगा, d का मान मिला 2। अब यही d की वैल्यू आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, दोनों में रखने पे आपको आंसर मिलेगा सेम। आप रख के चेक भी कर सकते हैं, इसमें भी हम इसमें ही रख के चेक कर लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, d की जगह पे हम 2 रखे हैं, d की जगह पे आप 2 रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आपको m की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 14। यही इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको जो भी यहाँ पे बताया गया वो समझ में आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ये भी बहुत ही आसान है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए, जिससे आपके दोस्तों के पास भी पहुंच सके, वो भी इसे आसानी से समझ सके।